हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग केमिस्ट्री के एक काफी इम्पोर्टेंट लेसन की शुरुआत करेंगे। लेसन का नाम होगा सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट काफी इम्पोर्टेंट लेसन है हमारे कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट सॉलिड के बारे में जानते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि पिछले लोअर क्लासेस में आप लोगों ने काफी डिस्कस किया हुआ है। जैसे सॉलिड के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, सॉलिड के मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होता है लिक्विड और गैस के कंपैरिजन में। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के बीच का जो स्पेस होता है, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं, वो स्पेस काफी कम होता है। सॉलिड की डेंसिटी जो होती है जनरली माना जाता है लिक्विड और गैस की डेंसिटी से ज्यादा होता है। सॉलिड के मॉलिक्यूल लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल की तरह फ्री मोशन नहीं कर पाते हैं, वो अपने इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस में ही वाइब्रेट करते रहते हैं, फ्री मोशन नहीं कर पाते हैं। बात समझ आ गया आप लोग के? ये सारे टर्म्स हैं, सॉलिड का शेप, साइज, ये सारी चीजें फिक्स होती है, छोटे क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा है। यहाँ पे हम बात करते हैं सॉलिड के क्लासिफिकेशन की। तो अगर हम सॉलिड के क्लासिफिकेशन की बात करें तो सॉलिड के क्लासिफिकेशन की दो बेसिस बनाई गई है। फर्स्ट बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। सॉलिड का क्लासिफिकेशन दो पार्ट में किया गया है। फर्स्ट क्लासिफिकेशन का जो बेसिस है वो है मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट। मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट, मॉलिक्यूल्स का किस तरीके से अरेंजमेंट है उसके बेसिस पे एक क्लासिफिकेशन किया गया है। और दूसरा क्लासिफिकेशन किया गया है मॉलिक्यूलर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स के बेसिस पे। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेसिस पे सेकेंड क्लासिफिकेशन किया गया है। बात समझ आ गया आप लोग के ना? तो पहला क्लासिफिकेशन हम देखते हैं। मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट के बेसिस पे सॉलिड का दो पार्ट में क्लासिफिकेशन किया गया है। फर्स्ट पार्ट तो बोला गया है क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। और जो सेकेंड पार्ट है उसको हम बोलते हैं क्या? एमार्फस सॉलिड। एमार्फस सॉलिड दो पार्ट में इस बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया है। यहां पे बेसिकली थ्री पार्ट्स में क्लासिफिकेशन किया गया है। फर्स्ट हो जाएगा आपका मेटालिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड। सेकेंड पार्ट हो जाएगा आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड। और थर्ड हो जाएगा कोवैलेंट, कोवैलेंट सॉलिड। ये इतने पार्ट में क्लासिफिकेशन है। अब कोवैलेंट में भी डिफरेंट पार्ट्स के क्लासिफिकेशन, डिफरेंट टाइप्स के क्लासिफाई किया गया, जिसको हम लोग आगे के लेक्चर में वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। अब देखिए, पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या ये क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमार्फस सॉलिड क्या है, इसका क्लासिफिकेशन पहले हम लोग करेंगे, उसके बाद बाकी के टर्म्स पे भी टाइम पे डिस्कस किया जाएगा। क्लियर ना? तो पहले हम लोग बात करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमार्फस सॉलिड क्या होता है। ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसको हम लोग बोलते हैं रियल सॉलिड। क्या बोलते हैं? रियल सॉलिड या ट्रू सॉलिड भी बोला जाता है। जबकि यह जो एमार्फस सॉलिड है उसको हम लोग स्यूडो सॉलिड बोलते हैं। स्यूडो सॉलिड, स्यूडो सॉलिड मींस रियल सॉलिड नहीं होता है, इसको हम लोग झूठा सॉलिड बोलते हैं। बात समझ आ गया ना? उसके बाद ये जो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है इसको हम लोग लॉन्ग रेंज सॉलिड बोलते हैं, लॉन्ग रेंज पैटर्न, लॉन्ग रेंज सॉलिड। और इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट रेंज सॉलिड, शॉर्ट रेंज सॉलिड। बात समझ आ गया आप लोगों के ना? अब जो है इसी को हम लोग सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं। एमार्फस सॉलिड को हम लोग सुपर
सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोला जाता है। तो इन सभी टर्म्स के बारे में हम जानते हैं पहले होता क्या है, एक एक चीजों को, ये रियल सॉलिड है, ये स्यूडो सॉलिड है, ये लॉन्ग रेंज है, ये शॉर्ट रेंज है, इसको हम सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं। तो चलिए हम एक एक चीज करके डिस्कस करते हैं एक एक पॉइंट पे। ये जो सॉलिड्स हैं एमार्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये है क्या वास्तव में, इनका अरेंजमेंट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन कैसे किया गया। तो हम अगर आपको बताएं कि कोई एक सॉलिड है जिसमें दो तरीके के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, जैसे मान लीजिए ए बी ए बी, अब यहां पे फिर क्या पड़ जाएगा, बी ए बी इस तरीके का ये अरेंजमेंट आगे भी चलता है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट है इसको हम बोलेंगे रेगुलर अरेंजमेंट। क्या बोलेंगे, रेगुलर अरेंजमेंट। और अगर यही अरेंजमेंट इस तरीके का हो, जैसे मान लीजिए ए बी ए फिर बी ए बी, इस तरीके का कुछ अरेंजमेंट अगर देखने को मिले, जैसे मान लीजिए ए बी फिर बी आ गया, तो यहाँ पे हमें रेगुलरिटी नहीं देखने को मिल रहा। जो मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट एक्सचेंज कर रहा था वो अब यहाँ पे कंटिन्यू एक ही तरीके के मॉलिक्यूल्स मिलने लगे, तो इसको हम बोलते हैं क्या, इरेगुलर अरेंजमेंट। इरेगुलर अरेंजमेंट, इरेगुलर अरेंजमेंट। तो हम बता दें आप लोगों को, मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट के बेसिस पे जो सॉलिड का क्लासिफिकेशन है वह इसी तरीके से दो पार्ट में किया जाता है। जिस सॉलिड में रेगुलर पैटर्न देखने को मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड। और जहां पे रेगुलर अरेंजमेंट देखने को नहीं मिलता है, इरेगुलर अरेंजमेंट, रेगुलरिटी दिखे भी तो कुछ समय तक ही दिखे, कुछ दूरी तक दिखे, उसके बाद फिर इरेगुलरिटी आ जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एमार्फस सॉलिड। एमार्फस सॉलिड। अब एक बात और बता दें, इसमें भी कहीं कहीं हमको रेगुलरिटी देखने को मिल रहा है, लेकिन वो रेगुलरिटी लॉन्ग रेंज नहीं है। हर जगह ऐसा नहीं कि वो रेगुलरिटी देखने को मिल रहा हो, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या, शॉर्ट रेंज सॉलिड। शॉर्ट रेंज सॉलिड बोलते हैं। और यहां पे रेगुलरिटी क्या है, पूरा देखने को मिल रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या, लॉन्ग रेंज सॉलिड। बात समझ में आ गया आप लोगों के। अब उसके बाद कुछ और नई बातें होती हैं। ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, लॉन्ग रेंज सॉलिड है, इसका मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट जो है एक डेफिनिट पैटर्न पे है, तो इसके वजह से इसकी प्रॉपर्टीज कुछ अलग हो जाती है। यहाँ पे मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं है, जिसकी वजह से इसकी प्रॉपर्टीज कुछ अलग हो जाती है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं वन बाय वन करके क्रिस्टलाइन और एमार्फस सॉलिड की प्रॉपर्टीज को लेकर के। इवन हमें लग रहा है जहां तक कि आप लोगों को एमार्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड के बीच में जो बेसिक डिफरेंस है मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट के बेसिस पे, वो डिफरेंस आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक ना। तो अब हम चलिए बात करते हैं, एक साइड लिख लेते हैं एमार्फस सॉलिड, नहीं पहले लिखते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरे साइड लिख लेते हैं क्या, एमार्फस सॉलिड। एमार्फस सॉलिड। अब वन बाय वन करके बात करते हैं। तो इसमें देखने को क्या मिलता है, ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वह एन आइसोट्रोपिक नेचर का होता है। क्या होता है,
एनआइसोट्रोपिक नेचर का, एनआइसोट्रोपिक नेचर का होता है। और जो आपका एमार्फस सॉलिड होता है ये होता है आइसोट्रोपिक नेचर का होता है। कैसा होता है? आइसोट्रोपिक नेचर, आइसोट्रोपिक नेचर। अब हम बात कर लेते हैं एनाइसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक क्या होती है। जैसे मान लीजिए सॉलिड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें, लाइट का पड़ना, जैसे अगर हम इस सॉलिड की बात करें तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का जो अरेंजमेंट है, अभी मैंने आपको बताया ए बी बी ए बी, ऐसे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अरेंजमेंट रेगुलर इरेगुलर, मतलब प्रॉपर रेगुलरिटी नहीं देखने को मिलेगी, कुछ तो रेगुलर अरेंजमेंट दिखेगा, कुछ तो इरेगुलर दिखेगा। और यहाँ पे क्या है आपका ए बी ए इस तरीके का रेगुलर अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। उसको लिख देते हैं क्या? रेगुलर अरेंजमेंट, रेगुलर अरेंजमेंट। और ये आपका हो गया क्या? इरेगुलर अरेंजमेंट, इरेगुलर अरेंजमेंट। क्लियर ना? तो अब आइसोट्रोपिक और एनाइसोट्रोपिक को समझेंगे। जैसे मान लीजिए हम इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां से देखें या यहां से देखें, क्या देख रहे हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूं, या यहां से देखें तो अलग अलग साइड से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू यहां पे अलग अलग मिलेगी। बात समझ में आ रहा है आप लोग है ना? यानी द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, या फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उसके अलावा क्या हो जाएगा? थर्मल कंडक्टिविटी। ये सारी चीजों की जो वैल्यूज है वह अलग अलग डायरेक्शन पे अलग अलग मिलेंगी। मींस द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड थर्मल कंडक्टिविटी वेरीज फ्रॉम डिफरेंट साइज ऑफ द सरफेस। अलग अलग साइज से हम देखेंगे, अलग अलग, इधर से देखेंगे तो कुछ और मिले, इधर से देखें तो कुछ और मिले, इधर से देखें कुछ और मिले, तो उसी को हम बोलते हैं एनआइसोट्रोपिक। एनआइसोट्रोपिक क्योंकि जो मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट और रेगुलर है ना, तो अलग अलग साइड से उस रेगुलरिटी पे डिफरेंस देखने को मिलेगा। और यहाँ पे क्या है? इरेगुलर अरेंजमेंट है। इरेगुलर अरेंजमेंट होने की वजह से चाहे हम बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, चाहे हम बात कर ले इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, चाहे थर्मल कंडक्टिविटी की, ये सारी चीजें ऑल डायरेक्शन से क्या मिलेंगी? हमको सेम मिलेंगी, क्योंकि इसका कोई पैटर्न नहीं है। बेसिक कोई पैटर्न नहीं है, तो कहीं से भी जाएंगे तो सेम ही चीजें हम लोग को मिलेंगी। क्लियर ना? तो इस तरीके से हम कह देते हैं क्या, यहाँ पे आइसोट्रोपिक नेचर होता है और यहाँ पे क्या होता है? एनआइसोट्रोपिक नेचर होता है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम इसकी दूसरी बात करते हैं, सेकेंड पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। एक एक चीजों को आप लोग समझते रहिएगा, और सॉलिड स्टेट को अच्छे से पढ़ने के लिए सॉलिड स्टेट से रिलेटेड जितने भी वीडियोस आएंगे हमारे चैनल पे, आप उसको देखते रहिए। डेफिनेटली ये लेसन आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर ना? सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहां पे हमें शार्प मेल्टिंग पॉइंट मिलता है। शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, और यहां पे क्या होता है? एक रेंज मिलता है, रेंज ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग भी लिख सकते हैं, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसका सेंस क्या है कि जो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड है, अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, 100 डिग्री सेल्सियस, या बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, जो भी है, तो वो 100 का मीन्स एग्जैक्ट 100 ही होगा। वह सब्सटेंस 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा तो पूरा का पूरा सब्सटेंस एक ही बार अपना स्टेट चेंज कर देगा। लेकिन यहाँ पे एमार्फस सॉलिड के केस में क्या होता है? एक रेंज होता है 80 to 100, मींस
80 से मेल्ट होना या बॉयल होना शुरू होगा और 100 तक मेल्ट या बॉयल होता रहेगा, या 100 से शुरू होगा 150 तक होता रहेगा, 120 तक होता रहेगा। मीन्स यहाँ पे एक रेंज मिलता है और यहाँ पे क्या होता है, शार्प मिलता है। बात समझ में आएगा आप लोगों की, एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा, एक शार्प बॉइलिंग पॉइंट होगा। यहाँ पे क्या होता है, एक कार्बन होता है, प्लेन कार्बन होता है। जैसे मान लीजिए क्रिस्टलाइन सॉलिड है, अगर उसको हम तोड़ रहे हैं तो तोड़ने के बाद एक प्रॉपर अरेंजमेंट में उसको हम कट कर सकते हैं, एक प्रॉपर अरेंजमेंट में उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। लेकिन जो एमार्फस सॉलिड होता है उसमें कोई प्रॉपर अरेंजमेंट देखने को नहीं मिलता है। इतनी बातें समझ में आ गई आप लोगों की। और दूसरी बात अगर हम बता दें आपको, अगर सिंगल मॉलिक्यूल ही हो सॉलिड का, सिंगल मॉलिक्यूल, जैसे मान लीजिए ये आपका मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट है सॉलिड में, तो एक प्रॉपर अरेंजमेंट दिख रहा है कहां पे, क्रिस्टलाइन सॉलिड में। और जब एमार्फस की बात करेंगे तो एमार्फस में मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट यहाँ पे कुछ दूर तक दिखा, फिर क्या होगा, चेंज हो जाएगा, फिर चेंज हो जाएगा, फिर कहीं रेगुलर दिखने लगेगा। इस तरीके के मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट देखने को मिलता है। वो जो एमार्फस सॉलिड है, उस एमार्फस सॉलिड को सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, जैसे मान लीजिए आप लोग देखते होंगे कि गांव में जो ग्लास लगते हैं, खिड़कियों में दरवाजों में ग्लास लगते हैं, वो जब लगता है जिस टाइम पे, अगर मान लीजिए कि ग्लास लगा, तो जब लगता है उस टाइम में ऊपर का जो थिकनेस होता है वही नीचे का भी थिकनेस होता है। ये सारे तरफ से हर डायरेक्शन से उसके थिकनेस जो है वो सेम रहते हैं। लेकिन 20 साल 30 साल बाद 50 साल बाद आप पाओगे क्या रिजल्ट कि ये जो ऊपर का थिकनेस होता है वो कम हो जाता है और नीचे का थिकनेस ज्यादा हो जाता है। इसका सेंस ये है कि इसके अंदर फ्लूइडिटी पाई जाती है, फ्लूइड की भी प्रॉपर्टी पाई जाती है। ऊपर से ग्लास जो है वो फ्लो करके नीचे चला जाता है, जिसकी वजह से नीचे का जो थिकनेस है वो काफी बढ़ जाता है और ऊपर का थिकनेस जो होता है वो काफी कम हो जाता है। बात समझ में आ गया ना, इसलिए इसको हम लोग सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं। क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं कुछ एग्जांपल्स की। तो जो मेटल्स हैं, जितने भी मेटल्स हैं जनरली क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, क्योंकि उनका जो अरेंजमेंट होता है वो रेगुलर पाया जाता है। जो साल्ट होते हैं, साल्ट, वह साल्ट भी क्या होता है आपका, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। साल्ट हो गया, मेटल हो गया, ये सब क्या है आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड है। कुछ पॉलीमर्स भी होते हैं जो क्रिस्टलाइन नेचर के लॉन्ग चेन होते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड्स वगैरह, उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें एमार्फस सॉलिड की, तो एमार्फस सॉलिड में जैसे ग्लास हो गया, ग्लास जो होता है वो एमार्फस सॉलिड का एग्जांपल होता है। जो भी ग्लास है, रबर हो गया, प्लास्टिक कुछ हो गए, ये सब आपके एमार्फस सॉलिड के एग्जांपल्स होते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई आप लोगों की ना। तो इस लेक्चर में इतना ही, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।